विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के पन्नों में छिपी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर बात कर रहे हैं। एक तरफ ये रिपोर्ट बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, आप कह सकते हैं, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 26 में 7.4% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, जो दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी से ज्यादा है। और इसकी वजह है हमारी अपनी घरेलू ताकत, मतलब हमारे लोग जो खर्च कर रहे हैं और हमारी कंपनियां जो निवेश कर रही हैं। बिल्कुल। पर यही रिपोर्ट एक दूसरी और कहूंगी कि ज्यादा चिंताजनक तस्वीर भी दिखाती है। वो ये मानती है कि घर में सब कुछ शानदार होने के बावजूद बाहरी दुनिया में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इतने मजबूत फंडामेंटल्स के बाद भी भारतीय रुपया अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा है। और रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रणनीतिक शक्ति की कमी। मतलब दुनिया में हमारा आर्थिक वजन हमारी ताकत के बराबर नहीं है। और इसी पहेली से हमारी आज की चर्चा का सवाल निकलता है, भारत के लिए आगे का सही रास्ता क्या है? क्या हमें अपनी आर्थिक रणनीति की नींव उसी मजबूत घरेलू मांग पर रखनी चाहिए जिसने हमें वैश्विक तूफानों से बचाया है, या फिर हमें अपना पूरा ध्यान एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर हाउस बनकर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाने पर लगाना चाहिए? तो आज मैं इस नज़रिए से बात करूंगा कि भारत की असली ताकत और भविष्य की सुरक्षा उसके अपने घर यानी उसके घरेलू बाजार को और मजबूत करने में ही है। और मैं ये तर्क दूंगी कि जब तक भारत दुनिया के लिए माल बनाने वाला एक बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता, तब तक सच्ची आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक ताकत वो एक अधूरा सपना ही रहेगी। चलिए, तो मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। देखिए, जो मॉडल काम कर रहा हो उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, और भारत का घरेलू केंद्रित विकास मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा है। 7.4% की वृद्धि दर कोई मामूली बात नहीं है। ये वृद्धि कोई हवा में नहीं आई है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निजी खपत यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आम लोगों के खर्च को दिखाता है, वो वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 7.5% बढ़ा है। ये पिछले 3 सालों में सबसे तेज बढ़ोतरी है। इसका मतलब है कि लोग भरोसा कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 1 दशक से भी ज्यादा के अपने उच्चतम स्तर पर है। मैं इन आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सिर्फ खपत ही नहीं, निवेश भी मजबूत है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब देश में हो रहा नया निवेश, वो 7.5% बढ़ा है। ये सरकार के लगातार बढ़ते कैपिटल एक्सपेंडिचर का नतीजा है, जिससे सड़कें, बंदरगाह और बुनियादी ढांचा बन रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बना रहे हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, जैसा कि सर्वे खुद अमेरिकी टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल तनावों का जिक्र करके बताता है, तब हमारा ये विशाल घरेलू बाजार एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये एक टिकाऊ और मजबूत रास्ता है। आपने जो घरेलू विकास के आंकड़े दिए वो वाकई शानदार हैं। कोई भी उनसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यही बात परेशान कर रही है। अगर घर में सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो फिर सर्वे हमारी करेंसी को कमज़ोर और हमें रणनीतिक रूप से शक्तिहीन क्यों बता रहा है? ये तो ऐसा हुआ कि एक एथलीट बाहर से बहुत सेहतमंद दिख रहा है, पर डॉक्टर कह रहा है कि उसकी नब्ज कमज़ोर है। हमें उस कमज़ोरी की जड़ तक जाना होगा। सर्वे इसी को 2025 का विरोधाभास कहता है। हमारा अब तक का सबसे मजबूत आर्थिक प्रदर्शन एक ऐसी दुनिया से टकरा रहा है जो अब अच्छे प्रदर्शन को मजबूत करेंसी या स्थिर पूंजी प्रवाह से नहीं आंकती। तो आपके हिसाब से इसकी जड़ क्या है? कमजोरी। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि जिन देशों की मुद्राएं मजबूत और स्थिर हैं, उनकी पहचान मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस से होती है। आप उदाहरण देख लीजिए, जर्मनी, जापान, चीन। हाँ, हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ सराहनीय है। 2020 से ये 9.4% की दर से बढ़ी है, जो माल निर्यात से कहीं ज्यादा है। पर सर्वे एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो साफ साफ कह रहा है कि आप सॉफ्टवेयर बेचकर एक मजबूत करेंसी नहीं बना सकते। मजबूत करेंसी की नींव कारखानों और बंदरगाहों से निकलती है, सर्वर से नहीं।
सिर्फ घरेलू मांग के भरोसे रहना हमें रणनीतिक रूप से दुनिया के सामने कमजोर और निर्भर बनाता है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जोखिम का सही आकलन नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, सर्वे भविष्य के लिए 3 वैश्विक परिदृश्यों की बात करता है। पहला, व्यवस्थित अव्यवस्था, दूसरा, अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन और तीसरा, प्रणालीगत झटकों का झरना। इन भारी भरकम शब्दों का सीधा मतलब है कि आने वाला समय बहुत अनिश्चित है। दुनिया में कोई एक ताकत नहीं होगी, नियम टूटेंगे और एक के बाद एक संकट आ सकते हैं। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी बाजारों के भरोसे छोड़ देना, क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? तो आपका मतलब है कि हम दुनिया से कटकर अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था बना लें? नहीं, कटकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जुड़कर। हमारा विशाल घरेलू बाजार हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। ये हमें इन वैश्विक तूफानों से बचाता है। रिपोर्ट खुद इस बात को मानती है। वो कहती है कि भारत अपने मजबूत, व्यापक आर्थिक फंडामेंटल्स और बड़े घरेलू बाजार के कारण ज्यादातर दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। मेरे हिसाब से असली लचीलापन यही है, अपनी नियति को अपने हाथों में रखना, ना कि वैश्विक बाजार की दया पर छोड़ देना। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन ये लचीलेपन की एक बहुत ही अदूरदर्शी परिभाषा है। सच्ची मजबूती आती है रणनीतिक अपरिहार्यता से, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया को आपकी जरूरत होनी चाहिए। जब दुनिया की सप्लाई चेन्स का एक अहम हिस्सा आपके देश से होकर गुजरता है, तब आप मजबूत होते हैं। जब सर्वे उन 3 डरावने वैश्विक परिदृश्यों की बात करता है, तो वो ये भी बताता है कि तीनों में भारत के लिए एक आम जोखिम क्या है: पूंजी प्रवाह में रुकावट और रुपए पर उसका असर। लेकिन अगर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो हमें बाहरी पूंजी प्रवाह की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? करनी चाहिए क्योंकि हम एक व्यापार घाटे वाला देश हैं। हम जितना निर्यात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आयात करते हैं, खासकर तेल। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमें लगातार विदेशी डॉलर की जरूरत पड़ती है, जो विदेशी निवेश से आता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन ये डॉलर का प्रवाह धीमा हुआ, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, चाहे हमारी घरेलू मांग कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है कि हम इतना माल निर्यात करें कि हमारी कमाई हमारे आयात के बिल को आराम से चुका सके। विदेशी पूंजी पर यह निर्भरता ही असली गुलामी है, और सिर्फ घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करके हम इसे खत्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप हमारे सेवा क्षेत्र, मतलब सर्विसेज सेक्टर की ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रिपोर्ट इसे विकास और निर्यात का मुख्य आधार कहती है। ये सेक्टर वित्त वर्ष 26 में 9.1% की दर से बढ़ रहा है, और अब हमारी जीडीपी का आधे से ज्यादा यानी 53.6% हिस्सा इसी से आता है। ये विकास का एक आधुनिक, हाई वैल्यू रास्ता है। हमें पुराने इंडस्ट्रियल मॉडल्स की नकल क्यों करनी चाहिए? हम अपनी ताकत पर क्यों न खेलें? हमारी ताकत हमारे दिमाग में है, हमारी ह्यूमन कैपिटल में है। सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भविष्य है, और भारत इसमें पहले से ही एक लीडर है। नहीं, मैं इस सेक्टर के मूल्य को कम नहीं कर रही। ये वाकई में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं इस तर्क से बुरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर्वे खुद इसकी सीमाओं के बारे में बहुत साफ है, और ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। रिपोर्ट कहती है कि सेवा निर्यात राज्य की क्षमता में व्यवस्थित रूप से व्यापक उन्नयन के लिए मजबूर नहीं करता। इसका मतलब समझें, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए आपको बस अच्छे इंजीनियर, कंप्यूटर और एक तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। वो खराब सड़कों, धीमे बंदरगाहों या लाल फीताशाही को बाईपास कर सकती है, यानी उनसे बचकर निकल सकती है। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारी कंपनियों की कुशलता दिखाता है। बुराई ये है कि ये संस्थागत कमजोरी को बने रहने देता है। मतलब देश का बाकी सिस्टम खराब है तो बना रहे, सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके ठीक उलट, जब आप एक कार फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको अच्छी सड़कों की जरूरत होती है ताकि पार्ट्स आ सकें और गाड़ियां जा सकें। आपको 24 घंटे बिजली चाहिए होती है। आपको एक कुशल बंदरगाह चाहिए होता है ताकि आप अपनी कारें दुनिया में भेज सकें। मैन्युफैक्चरिंग निर्यात पूरे सिस्टम पर दबाव डालता है कि वो सुधरे। ये सरकार पर कठोर राजकोषीय, रोजगार और लॉजिस्टिक बाधाएं डालता है, जिससे सुधारों के लिए मजबूरी पैदा होती है।
यही वो तंत्र है जो उस शक्ति की कमी को भर सकता है जिसकी बात सर्वे की शुरुआत में की गई है। हम सिर्फ सेवाओं के बल पर वो संस्थागत मजबूती नहीं बना सकते जो एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए जरूरी है। लेकिन ये एक सैद्धांतिक बात लगती है ना? जमीनी हकीकत ये है कि हमारा मौजूदा मॉडल काम कर रहा है। लोगों की खपत क्यों बढ़ रही है? जैसा कि सर्वे बताता है, क्योंकि स्थिर रोजगार की स्थिति और बढ़ती वास्तविक क्रय शक्ति है। लोगों के पास नौकरियां हैं और उनकी खरीदने की ताकत बढ़ रही है। सरकार की समझदारी भरी राजकोषीय नीति ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जगह बनाई है, जिससे घरेलू क्षमता और बढ़ रही है। इन सब सुधारों का नतीजा ये है कि रिपोर्ट के अनुसार हमारी संभावित विकास दर पहले ही बढ़कर 7% हो गई है। तो मेरा सवाल सीधा है, हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो काम कर रही है, या एक ऐसे रास्ते पर दांव लगाना चाहिए जो वैश्विक अनिश्चितताओं से भरा है और जिसके लिए हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना होगा? की महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज करता है। 7% की वृद्धि दर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसे मानती हूं। लेकिन अगर हमारी महत्वाकांक्षा, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, एक पीढ़ी के भीतर एक अमीर देश बनने की है, तो उसके लिए सिर्फ 7% की वृद्धि दर को बनाए रखना काफी नहीं है। उसके लिए एक ढांचागत बदलाव की जरूरत है। सर्वे एक और बहुत गहरी बात कहता है। वो तर्क देता है कि भारत में पूंजी की ऊंची लागत, मतलब हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारे विकास में एक बड़ी बाधा है, वो कोई संयोग नहीं है। ये हमारे लगातार चलने वाले चालू खाते के घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का एक संरचनात्मक परिणाम है। इसे जरा और आसान शब्दों में समझाइए। इसका मतलब है कि क्योंकि हम हमेशा दुनिया से डॉलर उधार लेने की जरूरत में रहते हैं, इसलिए हमारे देश में ब्याज दरें हमेशा ऊंची बनी रहती हैं। इससे कंपनियों के लिए कर्ज लेना और निवेश करना महंगा हो जाता है। अगर हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना है, तो रिपोर्ट के शब्दों में भारत को खुद को एक अधिशेष उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदलना होगा, एक सरप्लस जेनरेटिंग इकोनॉमी। मतलब एक ऐसा देश बनना होगा जो दुनिया से उधार ना ले बल्कि दुनिया को उधार दे। और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धी बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही आ सकता है। हमारी रणनीति सिर्फ मौजूदा मॉडल को चलाने की नहीं, बल्कि इस बड़े बदलाव को लाने की होनी चाहिए। जब तक हम ये ढांचागत बदलाव नहीं करते, हम हमेशा बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे, चाहे हमारी घरेलू खपत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए। लेकिन इस बदलाव की एक बहुत बड़ी कीमत है। एक एक्सपोर्ट लेड मॉडल का मतलब है अपनी करेंसी को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए उसे कमजोर रखना, जैसा चीन ने सालों तक किया। इसका सीधा असर हमारे आयात पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल से लेकर हर वो चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं महंगी हो जाएगी। क्या हमारा समाज और हमारी राजनीति इस महंगाई के झटके को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? घरेलू मांग पर आधारित मॉडल में विकास का फायदा सीधे तौर पर देश के नागरिकों को मिलता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। निर्यात आधारित मॉडल में ये फायदा अक्सर बड़ी कंपनियों को मिलता है। क्या हम ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ट्रेड ऑफ है। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि विदेशी पूंजी पर निर्भर रहने की क्या कीमत है। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो हमारी करेंसी गिरती है, बाजार में उथल-पुथल होती है और आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिसका असर हर आम आदमी के लोन की ईएमआई पर पड़ता है। ये भी तो एक कीमत है जो हम आज चुका रहे हैं। सवाल ये है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक बार का बड़ा संरचनात्मक सुधार करने की मुश्किल लड़ाई, या फिर हर कुछ सालों में आने वाले बाहरी संकटों से जूझने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। मेरा मानना है कि सच्ची आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और वो आज़ादी सिर्फ मजबूत निर्यात से ही मिल सकती है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारत की घरेलू आर्थिक ताकत कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है, और इसने एक बहुत ही अशांत दुनिया में हमें एक जरूरी स्थिरता और सुरक्षा कवच दिया है। मेरा अब भी यही मानना है कि अपने घरेलू बाजार को लगातार निवेश और खपत को बढ़ावा देने वाली नीतियों के जरिए और मजबूत करना भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक जांची परखी और भरोसेमंद रणनीति है। और साथ ही ये भी उतना ही साफ है
कि हमारा ये शानदार घरेलू प्रदर्शन हमारी बाहरी कमजोरी और वैश्विक मंच पर हमारी रणनीतिक स्थिति के लंबी अवधि की चुनौतियों का पूरी तरह से जवाब नहीं देता। अगर भारत को दुनिया में अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलना है, तो दुनिया के लिए दुनिया के स्तर का सामान बनाने वाला एक प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा करना एक ऐसा काम है जिसे हम और ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते। आर्थिक सर्वेक्षण से निकले ये दोनों ही नजरिए उन जटिल विकल्पों को दिखाते हैं जिनका सामना आज भारत कर रहा है। शायद ये किसी एक रास्ते को पूरी तरह से खारिज करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही संतुलन खोजने के बारे में है। सवाल यह है कि वो संतुलन क्या हो, और जैसा कि सर्वे खुद कहता है, सवाल ये भी है कि बाहरी ताकत बनाते हुए घरेलू विकास को कैसे साधा जाए, यानी एक मैराथन को स्प्रिंट की रफ्तार से कैसे दौड़ा जाए। इस पर सोचने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ है।